जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों को एमटीएस में जो भी इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। पहला है क्या, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किया? स्वर्ण मुद्रा को किसने जारी किया? देखिए, मुद्रा धातुओं में कौन कौन सी धातु आती है। मैंने कॉपर के बाद एयू, कॉपर यानी तांबा, सोना और एजी यानी चांदी। ठीक, एयू इसी को बोलते हैं, एयू मतलब गोल्ड यानी सोना। ठीक, कॉपर यानी तांबा, ये आपकी मुद्रा धातुएं हो गई। ठीक, तो सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? तो इंडो बैक्टीरियन। क्या, या तो बोले इंडो बैक्टीरियन, या तो इसी को हिंदी में बोले हिंद यूनानी। ये सबसे पहले सोने की सिक्कों को चलाया। उसके बाद सोने की सिक्के की आखिर क्या, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस शासन काल में चलाए गए? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसके शासनकाल में चलाए गए? तो गुप्त वंश। क्या, गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। सोने के सिक्के यानी शुद्ध सोना, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का ये किसके शासनकाल में चलाया गया? तो ये कुषाणों के शासनकाल में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। इतनी बात आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। उसके बाद चमड़े का सिक्का पूछेगा। चमड़े का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया? चूँकि एक दिन के लिए निज़ाम नामक भिस्ती, क्या एक निज़ाम नामक भिस्ती था, उन्होंने एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बना था, तो इसी ने चमड़े का सिक्का चलाया था। उसके बाद चमड़े के सिक्के के बाद पूछ सकता है आपसे सोना का मायने तांबे का जीतल। क्या, इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्का चलाया गया। एक तांबे का जीतल, क्या तांबे का जो जीतल था, और तांबे का जीतल और चांदी का टका, क्या चांदी का जो टंका है, ये सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। क्या, शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के। ठीक, इतने बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा। क्या, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए, हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका शासनकाल 1530 से लेकर के 1556 तक है। उसके बाद 1530 से 1556 के बीच में ये 1540 से लेकर के 1555 यानी 15 साल तक क्या कर रहा था? ये निर्वासित जीवन जीता है। कितने साल तक? 15 साल तक, मतलब ये राजा नहीं था। उसके बाद ये दो बार, जब पूछेगा दो बार गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो हुमायूं था। उसके बाद हुमायूं क्या था? ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। क्यों? क्योंकि ये हर दिन अलग अलग कपड़े को पहनता था। उसके बाद राखी मनाने वाला पहला शासक जो था, ये कौन था? आपका हुमायूं राखी मनाने वाला पहला शासक था। हुमायूं के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसका नाम क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं। इसका नाम, फुल नाम क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं। ये हुमायूं का पूरा नाम है। ठीक, उसके बाद हुमायूं का जो इनकी बीवी है, यानी इनकी वाइफ कौन है? तो हुमायूं की वाइफ है गुलबदन बेगम, नहीं, हाजी बेगम। क्या, हाजी बेगम इनकी वाइफ है। ठीक, हाजी बेगम। और हुमायूं की जो बहन है, क्या हुमायूं की जो सिस्टर हैं, यानी इनकी बहन का क्या नाम है? गुलबदन बेगम। क्या, गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर का नाम है। इतनी बात आप याद रखिएगा। इन्हीं ने ही हुमायूं के मकबरा, क्या हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा, हाँ,
हुमायूं का मकबरा इनकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। कहाँ पे अवस्थित है? ये तो दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में अवस्थित है हुमायूं का मकबरा। उसके बाद हुमायूं के मकबरे से क्वेश्चन और बनता है कि आखिर दिल्ली में जो इनका मकबरा अवस्थित है ये चार बाग शैली में अवस्थित, चार बाग शैली में बना पहला मकबरा कौन है? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे में मुग़ल शैली, क्या मुग़ल शैली का प्रयोग किया गया। पूछेगा मुग़ल शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किस मकबरे में किया गया? तो हुमायूं के मकबरे में किया गया। काबुल में किसका मकबरा है? तो बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल यानी अफगानिस्तान में। ठीक, उसके बाद आगरा में किसका मकबरा है? शाहजहां। क्या? शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र का मकबरा कहाँ पे है? बहादुर शाह फर्स्ट को ही बोलते हैं बहादुर शाह जफ़र। इसका मकबरा कहाँ पे है? रंगून पड़ता कहाँ पे है? म्यांमार में। इस समय इसकी लोकेशन क्या है? म्यांमार। इसकी पहले लोकेशन थी रंगून। मेरे पिया गए रंगून। ठीक, उसके बाद क्या है, आपको मैंने ये शाहजहां का बता दिया। अकबर यानी शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह का मकबरा ये तो अवस्थित है सासाराम। कहाँ? सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। सासाराम की लोकेशन इस समय कहाँ पे है? बिहार में। क्या? बिहार में लोकेशन है सासाराम की। ठीक, अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बता दीजिएगा। अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद इस समय है कहाँ पे? वास्तविक लोकेशन तो इसकी पाकिस्तान में है। ठीक, इतने भी क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से केवल ध्यान देने हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये किसका मकबरा है? ये तो है हुमायूं का मकबरा। किसका? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरों को ही लाल ताजमहल बोलते हैं। क्या? लाल ताजमहल। रीज़न क्या है कि ये सेम का सेम ताजमहल की तरह है ही, लेकिन देखिए ये तो ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ये भी दिल्ली में अवस्थित है और ये भी दिल्ली में अवस्थित है, दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या है? ये देखिए आपका सफ़ेद संगमरमर दिख रहा होगा, ये आपको लाल संगमरमर से दिख रहा होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? क्या उपराष्ट्रपति को आखिर निकाल कौन सकता है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका निकाह। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या? उसका निकाह चूस। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था राष्ट्रपति को याद करने की। क्या? उसका निकाह चूस। 63 से लेकर के 64, 65, 66, 67, 68 और 69। ठीक, इतने आपको याद रखना है। क्या? इतने बात को आपको याद रखना है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, देखिए उसरा निकाह चूस। क्या? उसरा निकाह चूस, यही आपका ट्रिक है। उसरा, ध्यान दीजिएगा। देखिए उसरा निकाह चूस, उसे क्या हो गया? उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल नंबर 63। ठीक, उस उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा। जब बोलेगा कनाडा से 64 में बताया गया है कि उस से होगा ये सभापति। क्या? सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा, किसका? राज्यसभा का सभापति होगा। क्या? राज्यसभा का ये सभापति होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है। उस रा से, रा के बाद नी, फिर का। नी से निर्वाचन बताया, का से कार्यकाल। मैंने इनको क्या बताया था? निर्वाचन। क्या? नी से निर्वाचन, का से इनका कार्यकाल आपको बताया था मैंने। कार्यकाल के बाद चू से इनका क्या होगा? चुनने की विधि, कैसे चुना जाएगा। और स से शपथ 69 में है। देखिए मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ये लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी सदस्य, क्या? इनके सभी सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, सभी के सभी
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए क्या क्या नियम था, इसमें था कि 20 प्रस्तावक, कितने, 20 प्रस्तावक के साथ साथ 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। क्या, 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उसके बाद कितनी जमानत राशि होती है, 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। ये राष्ट्रपति के क्या कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। क्या, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, ये इस्तीफा किसको देते हैं, ये इस्तीफा देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देता है उपराष्ट्रपति को। देखिए पूछा क्या गया है कि उपराज्यपाल को कौन निकाल सकता है। देखिए लोकसभा की सर्वसम्मत पे, चूंकि क्या होती है, लोकसभा कि सर्वसम्मति के द्वारा ही राज्यसभा से इन्हें निकाला जा सकता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा देख रहे होंगे आप, इसको विजिबिलिटी हो रही होगी। देखिए आपके हैं कौन, ये आपके तो हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी जगदीप धनखड़। क्या, जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। क्या, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ठीक, बीच में आपकी हमारी राष्ट्रपति जी क्या हैं, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारी भारत की क्या है, इस समय राष्ट्रपति हैं। आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी दिख रहे होंगे। क्या, पीएम नरेंद्र मोदी जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, भारत के इस समय पीएम हैं। देखिए जगदीप धनखड़ क्या है, आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है, मतलब अपील करने के लिए आप सबसे ऊपर कहां तक जा सकते हैं। देखिए एक आपको पिरामिड के माध्यम से समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। देखिए सबसे ऊपर हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्ट नीचे क्या है आपका यहाँ पर सेशन कोर्ट बोल सकते हैं। सेशन यानी अधीनस्थ न्यायालय, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की संख्या इस समय कितनी है, 1। हाई कोर्ट कितने हैं, 25। 25 में सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट। क्या, अमरावती हाई कोर्ट जो है सबसे नवीनतम है। रीजन क्या है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी जो तेलंगाना है, यहाँ पर सबसे नवीनतम हाई कोर्ट, क्या, तेलंगाना हाई कोर्ट सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। ठीक, ये तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बताया मैंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। आर्टिकल नंबर 124 ये संविधान के भाग किसमें है, भाग 5 में आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया है। 124 के फर्स्ट में बताया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन इसी में यह भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे। जब संविधान लागू हुआ था, जिस दिन संविधान के बनने के दिन सुप्रीम कोर्ट में 1+7 की रेशियो में यानी टोटल कितने न्यायाधीश थे, 8 न्यायाधीश थे। रीजन क्या है, एक इसमें क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। क्या, हीरा लाल जे कानिया जी ये आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद संविधान के बाद अब कितने हैं, अब 33 यानी 1+33 यानी टोटल कितने न्यायाधीश हैं, अब वर्तमान में 34 हैं। इसमें CJI कौन है, DY चंद्रचूड़। कौन, DY चंद्रचूड़। ये आपके इस समय चंद्रचूड़ इस समय आपके 50वें नंबर के आपके CJI हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 28 जनवरी, क्या, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है भारत के अंतर्गत। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे 127, क्या, 129, इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। क्या, अभिलेख यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी बातें कही जाएंगी वो एक अभिलेख के तौर पे बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो बात कहेगा वो हाई कोर्ट उसको रख लेगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी मेन मौके पे ही आता है कि सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आपने ये चीज़ तो कहा था। आर्टिकल नंबर 137 में क्या कहा गया, इसमें न्यायिक पुनराविलोकन,
इसका मतलब क्या हो गया? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को, मान लीजिए किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट दे दिया, बाद में उसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चाहे अपने हिसाब से उसको बदल सकता है। ये 137 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 143 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। क्या? सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बात पे, किसी मुद्दे पे सलाह ले सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं होंगे कि राष्ट्रपति सलाह लेने के बाध्यकारी होंगे, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं कहा गया है। उसके बाद इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। क्या? आर्टिकल नंबर 32 के तहत से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कोवारंटो, उसके बाद आपको मैंने बताया प्रतिषेध, ये उसके 5 जो है रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसी चलते चलते एक बात आप और ध्यान रखिएगा, इसी में आप याद रखिएगा हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट में किसे बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 214 में भारत का एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद क्या बताया गया? हाई कोर्ट में 214 में बताया गया भारत का एक हाई कोर्ट होगा। 1862, क्या 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट बनाए गए। कहाँ पे? बम्बई, मद्रास और कोलकाता। कहाँ? बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आपका मद्रास हो गया, मद्रास के बाद कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। 3 जगह 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। हाई कोर्ट की स्थापना के संबंध में हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है 226 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट को जारी करता है। इतनी बात आप हाई कोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में अध्यादेश किससे आता है? 213। क्या? 213 में जो राज्यपाल होता है ये अध्यादेश को जारी कर सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश है 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या? अगर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे वो किसमें है? आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत है। अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों जारी कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 93 में मैंने आपको क्या बताया था? 93 में बताया सभापति और उपसभापति, किसके? सभापति और उपसभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में आर्टिकल नंबर 93 में जिक्र किया गया है। इतनी बात आपको याद रखिए। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय, सबसे उच्चतम के स्तर पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में 3 चीज आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के पहले, क्या हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश, देखो पूछेगा कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? महिला न्यायाधीश कौन थी? आपकी महिला न्यायाधीश। उसके बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन थी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो एक थी लीला सेठ, पहली महिला न्यायाधीश क्या थी? आपकी लीला सेठ। लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ये लीला सेठ। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी हाई कोर्ट की? ये अन्ना चांडी। क्या? अन्ना चांडी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आगे क्या है कि हाई कोर्ट के बारे में, देखिए हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिकॉल कर लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर वेतन कैसे मिलता है? इनको सुप्रीम कोर्ट को जब वेतन मिलता है ये संचित निधि से। क्या? संचित निधि के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को वेतन मिलता है। उसके बाद क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को संचित निधि के द्वारा वेतन मिलता है। इसमें आयु कितनी होती है? 65 साल की आयु होती है। कितना? 65 ईयर की इनकी एज होगी। इसकी एज की कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब तक ये लोग शासन करेंगे, ये तो 65 ईयर इनकी आयु की बात हो गई। उसके बाद वेतन के साथ साथ देखिए इनकी आय को 65 ईयर वेतन इनका हो गया संचित निधि के द्वारा। सेम यही प्रक्रिया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की आयु कितनी होती है? हाई कोर्ट के लिए आयु होती है 62 साल, कितने? 62 ईयर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आपको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या होना चाहिए? जज। उसके साथ साथ या तो 10 साल तक वकील। क्या? 10 साल तक आपको वकील बनना होगा, या होना चाहिए। क्या? राष्ट्रपति की निगाह में आप एक बेस्ट वकील होने चाहिए। ये बात तो इसमें कहा गया। लेकिन हाई कोर्ट का जो
न्यायाधीश बनने के लिए होता है कि इसमें आप किसी भी कोर्ट में, क्या किसी भी कोर्ट में आप 10 साल तक अच्छी तरीके से न्यायाधीश रहें कंटिन्यूअसली, ठीक। इनको भी वेतन किससे मिलता है? संचित निधि के द्वारा हाई कोर्ट को भी वेतन प्राप्त होता है, ठीक। इसमें आपको उच्चतम न्यायालय, इसका ऑप्शन सही है। अगला है क्या कि हरित क्रांति शब्द, क्या हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक जो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक। जब पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बता दीजिएगा कि एम.एस. स्वामीनाथन। पूरे विश्व में क्या पूछेगा? विलियम गार्ड। ये जो आपको विलियम गार्ड दिख रहे हैं, ये क्या थे? ये हरित क्रांति को शब्द को दिया, शब्द को देने वाले विलियम गार्ड थे। वर्जिस कुरियन एक है। पूरे विश्व में हरित क्रांति को कौन लेके गया? विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं, पूरे विश्व में ये जनक कौन है हरित क्रांति के? नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के हैं? ये तो हैं अमेरिका के। क्या? अमेरिका के। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? मैक्सिको में, ठीक। हरित क्रांति को ही क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। देखिए बच्चों, आप लोगों को हम एक सही वे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही। इसी को सदाबहार क्रांति बोलते हैं। या हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1965 में, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्या थर्ड पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत हुई थी। पूछेगा हरित क्रांति की शुरुआत थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, ठीक। उसके बाद 1905 देखो 1966 से 66 से 67 वाला कार्यकाल ये हरित क्रांति के कार्यकाल था। ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। इसमें केंद्र, इसका केंद्र कौन था? केंद्र राज्य जो था शामली था। क्या? शामली इसमें केंद्र राज्य था। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य को हुआ? तो प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा पड़ा पंजाब राज्य पे। पंजाब राज्य में हुआ क्या कि इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। क्या? गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मोटे अनाजों का उत्पादन घट गया। उसके बाद पूछ सकता है कि आखिर केंद्र क्या है, केंद्र के बाद प्रभाव क्या है। उसके बाद इसमें कैसे बीजों का किया गया? हाई यील्ड वैरायटी। क्या? HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी, यानी उन्नतशील बीजों का। क्या? उन्नतशील जो बीज थे इसका प्रयोग किया गया। 20 प्रकार की उन्नत किस्म बीजों का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तिथि को, क्या किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। देखिए सबसे लंबा दिन, एक आपको गोलार्ध बता रहे हैं, ठीक, ये गोलार्ध हो गया। आपको मैंने क्या बताया? ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। इसी के जस्ट नीचे क्या है कि ऐसे ऐसे रेखाएं हैं। क्या? अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड रेखाएं को अक्षांश रेखाएं बोलती हैं। इसमें जो 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या? कर्क रेखा। सेम उसी तरीके 23.5 डिग्री ये नॉर्थ साइड है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। इसे नॉर्थ पोल कहेंगे, इसे साउथ पोल। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। सेम 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या? मकर रेखा बोलते हैं। देखिए ये तो कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री, कितना? 23.5 के बाद 66 ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ में ये कर्क हो गया। उसका आर्कटिक वृत्त, क्या आर्कटिक वृत्त ऊपर हो गया। उसके बाद नीचे आ गया अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। देखिए उसके बाद क्या होगा कि 21 जून और 23 सितंबर क्या होता है? ये आपको मैं क्या बताया, अक्षांश संख्याओं कितनी है, अक्षांश की कुल संख्या कितनी है। देखिए 90 तो नीचे आ गया, उसके बाद 90 ऊपर आ गया, एक 0 डिग्री अक्षांश, यानी अक्षांश की संख्या कितनी है? 181। देशांतर की संख्या कितनी है? टोटल देशांतर की संख्या कितनी है? 360। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि पूछा क्या गया है कि उत्तरी गोलार्ध में, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर या 23 सितंबर को, इस दिन क्या क्या होता है? इसी दिन दिन और रात बराबर होती हैं।
दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पूछेगा दिन रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। उसके बाद कि 21 जून, क्या 21 जून और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्या सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून और 22 दिसंबर का होता है। 21 जून जो कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ साइड में होता है, क्या उत्तरी गोलार्ध में होता है। 22 दिसंबर को साउथ गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं आपके, डे बराबर क्या होता है, नाइट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है। सबसे बड़ी झील, देखिए मैंने आपको बाकी के महाद्वीप को पढ़ा दिया है, आप पिछली क्लास में जाकर इसको रिवीजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी झील तो ओनेगा झील है, डोगा झील या आयर झील या विक्टोरिया झील की लोकेशन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में विक्टोरिया झील है। आयर झील कहाँ, मैंने आपको कल पढ़ाया था, आयर झील की लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया में है आयर झील। लैडोगा झील ये आपकी यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप की जो झील है ये है लैडोगा झील। ठीक, यूरोप महाद्वीप को क्या बोलते हैं, इसी में यूरोप का मरीज, देखिए यूरोप का मरीज किसे बोलते हैं, तुर्की राज्य को। किसको, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। इतना आपको याद। तुर्की को इस समय नया नाम इसका हो गया है तुर्कीये, ध्यान दीजिएगा, तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्कीये। उसके बाद यूरोप के बारे में और क्या होता है, यहाँ पे कौन सी नदी है, इसकी सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। क्या, वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यानी लॉन्गेस्ट यानी बिगेस्ट सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, वोल्गा नदी है। ठीक, वोल्गा नाम है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी नदी के बाद यूरोप में क्या क्या आता है, पूछेगा आपका आखिर बाल्टिक देश कौन है। कौन, देखिए यूरोप में आपको काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें बताया जाएगा सबसे बड़ी नदी कौन है, इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, क्या सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस। क्या, माउंट एल्ब्रूस जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यूरोप के बारे में मैंने आपको इतना बातें बताया। उसके बाद यूरोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाल्टिक देश, जैसे पूछ सकता है आपसे, क्या बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। देखिए बाल्टिक देश किसे आएंगे, यूरोप में आएंगे। क्या क्या आएगा, एस्टोनिया के साथ साथ लातविया, एस्टोनिया, उसके बाद लातविया के बाद लिथुआनिया। क्या, लिथुआनिया, ये आपके क्या होंगे, बाल्टिक कंट्री हो गया। क्या, बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं। ठीक, बाल्टिक में 3 आते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। क्या, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हो गए। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आखिर बेनेक्स में, क्या, हाँ इसमें आपका पता है कि यहाँ पे एक लोकेशन आती है फ्रांस। क्या, फ्रांस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, फ्रांस कहाँ पड़ता है, यूरोप नगरी में पड़ता है। फ्रांस की लोकेशन क्या है, फ्रांस की राजधानी तो है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है, ये सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे आपकी पेरिस अवस्थित है। उसके बाद फ्रांस में एक है टुलूस। क्या, मैंने आपको क्या बताया था, टुलूस क्या है, ये वायुयान निर्माण के लिए, क्या वायुयान निर्माण के लिए केंद्र है। यानी यहाँ पर क्या बनते हैं, जहाज बनते हैं। कौन, जहाज, कौन सी कंपनी के, बोइंग कंपनी के। जो बोइंग कंपनी के जहाज होते हैं वो सभी कहाँ बनते हैं, टुलूस में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, टुलूस में बनते हैं। इसी को हम लोग फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। क्या, फैशन नगरी के नाम से ही फ्रांस को जाना जाता है। ठीक, इतनी बात आप उसको याद रखिएगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील क्या है, ओनेगा झील है। यूरोप के बारे में आपको मैप दिख रहा होगा, एक नॉर्मल सा व्यू देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्पेन। ठीक, इसके बारे में हम आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाते रहेंगे। ठीक, देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है। क्या, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। देखिए आर्य समाज के संस्थापक तो दयानंद सरस्वती हैं। क्या, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय किसके समाज के संस्थापक हैं, जब पूछेगा ब्रह्म समाज। क्या, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक, स्वामी विवेकानंद किस साम्राज्य के संस्थापक, देखिए
एनी बेसेंट तो आपको पता है होम रूल आंदोलन, क्या होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, 1916 में किया गया। इसी के साथ एनी बेसेंट के साथ इसमें हरदयाल भी थे, क्या हरदयाल भी साथ में एनी बेसेंट के थे। इतनी बात आपको नोट डाउन किए रहना है। देखिए उसके बाद पूछता है आज़ाद हिंद फौज, क्या आज़ाद हिंद फौज, इनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, कौन? रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया। जब आज़ाद हिंद सरकार, क्या आज़ाद हिंद सरकार, ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज, आप लोग सुभाष चंद्र बोस नहीं मानना है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस, किसके? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया। देखिए उसके बाद क्या है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ पूछ सकता है एशियाटिक सोसाइटी, क्या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सोसाइटी, तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की गई। ठीक, विलियम जोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ इतना समझ लीजिएगा कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पवनार आश्रम, क्या पवनार आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया पवनार आश्रम की स्थापना। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। उसके बाद पूछ सकता है कि हाँ एशियाटिक सोसाइटी के बाद खुदाई खिदमतगार, क्या खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। देखिए हाथ हाथ बहुत दर्द कर रहा है लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या है कि कैंडेला किसका मात्रक है? क्या कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला तो आपका मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता। देखिए इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, जहाँ पे तीव्रता की बात होगा वहाँ पे कैंडेला आएगा, ज्योति फ्लक्स तो आएगा नहीं, ज्योति प्रभाव तो आएगा नहीं, ज्योति दाब तो आएगा नहीं। देखिए मात्रक से संबंधित क्या क्या हो सकते हैं आपको हम एक अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या पूछेगा? अगर दाब का मात्रक पूछ सकता है तो दाब का मात्रक होगा पास्कल, क्या पास्कल हो सकता है दाब का मात्रक, या इसी को बोल सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक क्या बताएंगे? न्यूटन, क्या बल का मात्रक होगा न्यूटन। ठीक, जब इसका बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन है, जब सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो डाइन बताइए, ये क्या डाइन, डाइन और चुड़ैल जो है बहुत बल लगाए कि लोगन के ठेला थीन, इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। उसके बाद आपको पूछ सकता है कार्य का मात्रक क्या हो गया? कार्य का मात्रक आपका हो गया जूल, क्या जूल जो है कार्य का मात्रक हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि कार्य का मात्रक मैंने आपको बता दिया। फिर पूछ सकता है प्रत्यास्था का, क्या प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? क्या प्रत्यास्था गुणांक, इसकी मात्रा क्या है? देखो प्रत्यास्था में जितने भी आते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, उसके बाद यंग को बोलते हैं वायु, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जितने भी इसमें आते हैं, दाब का मात्रक क्या हो गया? पास्कल। ठीक, उसके बाद टेंशन यानी तनाव, तनाव का मात्रक क्या हो गया? यानी टेंशन यानी तनाव का मात्रक T बराबर F/L, यानी F अपान L होता है। F का मात्रक हो गया न्यूटन, L का मीटर, यानी न्यूटन मीटर, ये तनाव का मात्रक हो गया। एक दिन आपको हम मात्रक के बारे में अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके आपको इतना प्यार से हम समझा देंगे, आप लोग मात्रक को एकदम हलवा समझने लगेंगे। हलवा हलवा हलवा। हाइड्रोजन की समस्थानिक, आखिर इनके हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, क्या आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हाइड्रोजन के कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन को देखिए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, क्या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, तो इसको आपको पता होगा हाइड्रोजन के साथ क्या बोलते हैं? 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या ड्यूटेरियम 1H2 को। उसके बाद 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम, क्या ट्राइटियम जो है ट्राइटियम, ये 1H3 को बोलते हैं। देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 0, 1 और 2, यानी नीचे का सेम है। समस्थानिक मतलब क्या होता है कि जो देखिए ये क्या है आपका परमाणु क्रमांक, यानी समस्थानिक में क्या क्या होगा? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होगा, परमाणु क्रमांक जो होगा ये तो क्या होगा? इक्वल होगा यानी समान होगा। ठीक,
उसके बाद इसमें परमाणु भार क्या यानी एटॉमिक वेट जो है ये आपका डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट यानी अलग अलग होगा। कैसे? देखिए ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तीनों जगह सेम है, लेकिन इसमें देखिएगा परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3। यानी जब परमाणु भार अलग अलग होगा, परमाणु क्रमांक सेम होगा, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। और समभारिक किसको बोलते हैं? जो समभारिक होता है इसमें क्या होता है? सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार। यानी इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि इसमें जो होता है एटॉमिक भार, यानी एटॉमिक भार जो होगा ये बराबर होगा। क्या? इसमें बराबर होगा, लेकिन इसमें परमाणु जो क्रमांक होगा, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। देखिए परमाणु क्रमांक इसमें हो गया समान और परमाणु भार अलग अलग हो गए, तो आपका किसमें चला जाएगा? समस्थानिक में। लेकिन जब भार हो जाएगा बराबर और परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा तो आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा आपको, इसी को बोलते हैं क्या? समभारिक। क्या? समभारिक इसी को बोलते हैं। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है कि हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 समस्थानिक होते हैं। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर? देखिए हॉकी का जादूगर हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। क्या? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हॉकी में भारत को सबसे पहले गोल्ड मेडल इन्हीं के द्वारा दिलाया गया था। देखिए उसके बाद पूछ सकता है आपके टर्मिनेटर किसको बोलते हैं? टर्मिनेटर आपको नाम पता होगा, टर्मिनेटर या भज्जी बोलेगा तो आप बता दीजिए किसको बोलते हैं? हरभजन सिंह को। किसको? हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोला जाता है। उसके बाद हाँ, उड़न परी क्या बोलते हैं? उड़न परी। उड़न परी किसको बोलते हैं? पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को उड़न परी बोलते हैं। कभी पूछे आके ढींग एक्सप्रेस। क्या? ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस या पूछे पयोली एक्सप्रेस। क्या? पयोली एक्सप्रेस ये किसे बोलते हैं? तो आपको पता होगा तो इन्हें किसको बोला था? हिमा दास को। क्या? हिमा दास को ढीम एक्सप्रेस या पयोली एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद पूछ सकता है कि मास्टर के बारे में। देखिए क्या पूछ सकता है कि लिटिल मास्टर कौन है? क्या? लिटिल मास्टर। देखिए इसमें से आप लोग 80% इसका गलत आंसर बताएंगे। लिटिल मास्टर किसे बोलते हैं? तो सुनील गावस्कर। क्या? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लिटिल के साथ साथ मास्टर ब्लास्टर, जब कभी पूछेगा कि मास्टर ब्लास्टर ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। तेंदुलकर। ठीक, थोड़ा समझ लीजिएगा राइटिंग। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। उसके बाद पूछ सकता है आपसे मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर। हाँ पूछेगा आखिर क्या? क्ले कोड। क्ले कोड का बादशाह किसे बोलते हैं? क्ले कोड का बादशाह किसे कहते हैं? तो राफेल नडाल। क्या? राफेल नडाल को क्ले कोड का बादशाह कहा जाता है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है? पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या? पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया है? देखिए ये तो प्रदान किया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। साइंस के क्षेत्र में क्या मिलता है? तो भटनागर अवार्ड। क्या? भटनागर अवार्ड। इसी के साथ साथ या बोलेगा कलिंग अवार्ड। तो ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। खेल के क्षेत्र में क्या मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या? द्रोणाचार्य अवार्ड ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों, यानी खेल जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, खेल को सिखाते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। और देखिए खेल के संबंधित क्या है? एक खेल में मिलता है अर्जुन अवार्ड। क्या? अर्जुन अवार्ड जो है ये खिलाड़ियों को मिलता है। किसको? खिलाड़ियों को मिलता है। उसके बाद देखिए एक होता है प्रित्जर अवार्ड। क्या? प्रित्जर अवार्ड। प्रित्जर ये किसमें मिलता है? इसे मिलता है वास्तुकला के क्षेत्र में। क्या? वास्तुकारों को मिलता है। प्रित्जर किसका मिलता है? आर्किटेक्चर के लिए मिलता है। ठीक। उसके बाद पूछता है वीसी राय, या तो पूछेगा वीसी राय या बोलेगा धन्वंतरी। क्या? धन्वंतरी ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीसी राय अवार्ड या धन्वंतरी अवार्ड ये चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। पिछली बार बीएड के एग्जाम में वीसी राय पूछा गया था। ठीक। उसके बाद आपसे पूछ सकता है अवार्ड के बारे में
कि साहित्य के क्षेत्र यानी बुकर अवार्ड किसके मिलेगा, क्या बुकर अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है, तो बुकर अवार्ड जो है ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अनियमित ख्याति के लिए मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बोन टू बोन, क्या हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यूज को क्या बोलते हैं। देखिए मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, जब पूछे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, यूनिट यानी इकाई, तो कोशिका यानी सेल जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि कोशिकाओं के मिलकर ही क्या बनती है, बहुत सारे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर के क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, तो इसमें क्या पूछा है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली। मानव शरीर में आखिर कितनी हड्डी हैं, टोटल 206 हड्डियां। क्या 206 हड्डी एक वयस्क मनुष्य में होती है। जब पूछेगा कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चों में हड्डियों की संख्या टोटल होती है 300 हड्डियां, क्योंकि आप जब वयस्क होते हैं धीरे धीरे हड्डियां जुड़ जुड़ करके सभी हड्डियां मिल मिल करके क्या करती हैं, एक हड्डी का निर्माण कर लेती, कई हड्डियां मिल करके। ठीक, इसलिए हड्डियों की संख्या 300 हो गई। उसके बाद क्या पूछा गया है कि इसमें बोन टू बोन्स, देखिए हड्डी को हड्डी, आप याद करिएगा बोन मतलब हड्डी, BBL से, BBL मतलब बोन टू बोन क्या हो जाएगा, लिगामेंट। क्या लिगामेंट, लिगामेंट इसमें क्या है, ये पे है लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु। क्या याद रखिएगा, लिस। आप जब देखिए कभी लाशा लगता है, लिसिर लिसिर करता है, कैसे करता है, लिसिर लिसिर करता है, उसे याद करिएगा। लिस से स्नायु यानी लिगामेंट किसमें आ जाएगा, स्नायु में। लिगामेंट स्नायु, लिगामेंट की हिंदी क्या है, स्नायु। उससे बोन से बोन हो गया। उसके बाद कभी आपसे पूछ सकता है क्या कि बोन्स टू मसल, क्या देखिए वो तो बोन्स टू मसल, वो तो बोन से बोन था। बोन यानी हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशी के द्वारा कौन जोड़ता है, तो आपका ये जो टेंडन है, क्या टेंडन ज्वाइंट है, कंडरा या टेंडन जो है, बोन्स टू मसल। BMT, एक BMT परीक्षण नहीं होता है, क्या होता है, BMT टेस्ट होता है। BMT टेस्ट आप लोगों को पता होगा, ये बोन मैरो टेस्ट होता है, क्योंकि हड्डियों के बीच में क्या होता है, गैप हो जाता है, उसी को टेस्ट करने के लिए। और ये क्या है, संपट यानी फेसियल, फैसिया इसे क्या बोलते हैं, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़े। अगर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़े तो कौन सा ज्वाइंट होगा, तो ज्वाइंट होगा कौन सा, फैसिया ज्वाइंट। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आज की क्लास कैसे लगी आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।